हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग अब तक अपनी पिछली क्लासेस के अंदर मानव भूगोल से संबंधित विभिन्न पक्षों पर चर्चा कर रहे थे। हमने इसके अंतर्गत मानव भूगोल की परिभाषा पर बात की थी, प्रकृति, विषय क्षेत्र, उसके साथ साथ मानव भूगोल के सिद्धांत हों या मानव भूगोल के तथ्य हों या मानव भूगोल के उपागम हों, इन पर तो हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं कि मानव भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उनमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं। मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं। अब मानव भूगोल क्या है, ये बात हम पहले ही जान चुके हैं कि मानव भूगोल मुख्य रूप में मानव और वातावरण के संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। अब हम एक बात ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे सामान्य रूप में अगर हम बात कहें तो भूगोल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से और विषय वस्तु की दृष्टि से इसको दो भागों के अंतर्गत बांटा गया है। पहला तो है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। इन दो शाखाओं के अंदर भूगोल को बांटा गया है। अब विषय को चूंकि दो शाखाओं में तो बांट दिया, लेकिन जब अगर हम विषय को और अधिक गहनता से या सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करना चाहते हैं या हम विषय को गहनता से समझना चाहते हैं तो हमें इस विषय को भी अलग अलग छोटे छोटे खंडों में बांट करके उसका अध्ययन करना होता है। और इसी कारण से हमने भौतिक भूगोल को भी अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन के अंदर सूक्ष्मता या गहनता लाने के लिए हमने इसे भी अनेक छोटे छोटे भागों के अंदर बांट रखा है, जिसमें कि जैसे स्थलमंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है या फिर जैवमंडल है। इन विभिन्न भागों के अंदर भौतिक भूगोल को बांटा हुआ है ताकि हम विषय की गहनता को या विषय वस्तु के आधार पर उस विषय की गहनता को स्पष्ट कर सकें। अब उसी प्रकार से मानव भूगोल को भी विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया है। अब बात यहां पर आती है कि मानव भूगोल को विभिन्न शाखाओं में बांटने का आधार क्या है। जैसे कि हम बात करें उदाहरण के तौर पर कि भौतिक भूगोल को हमने स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल जैसे भागों के अंदर बांटा है अध्ययन की सुविधा के लिए, क्योंकि स्थल मंडल में हम बेसिकली धरातल का अध्ययन करते हैं, तो वहीं जल मंडल के अंदर जो भी हमारा जलीय भाग है, जलीय राशियां हैं, हम उनके अध्ययन करते हैं। तो वायुमंडल में जो हमारा वायु से जुड़ा हुआ भाग है, धरातल के ऊपर जो वायुमंडल स्थित है, हम इसका अध्ययन करते हैं। और जैव मंडल में हम जैविक संपदा का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। तो इन चारों मंडलों की विषय वस्तु तो अलग अलग है, भले ही आपस में संबंधित हैं, लेकिन इनकी विषय वस्तु तो अलग अलग होने के कारण से हमने इनको अलग अलग भागों में बांट रखा है। अब मानव भूगोल के अंदर यदि हम बात करें तो मानव भूगोल को भी विभिन्न भागों के अंदर अलग अलग प्रकार से बांटा हुआ है। अब अगर हम देखें तो मानव भूगोल को विभिन्न भागों में बांटने का आधार क्या है, यहां तो हमारे सामने स्पष्ट है कि विषय वस्तु अलग अलग है, लेकिन मानव भूगोल को विभिन्न शाखाओं में बांटने का आधार क्या रखा है, उसके पीछे यदि हम गौर करते हैं तो हमारे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारे अध्ययन में मानव एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है। मानव भूगोल की विषय वस्तु मुख्य रूप में किस पर निर्भर है, मानव पर। और मानव क्या एक ही प्रकार के कार्य करता है, नहीं करता है। मानव अनेक प्रकार की गतिविधियां, अनेक प्रकार के वातावरण में रहने के बाद अनेक प्रकार की गतिविधियों को संपादित करता है, जिसके कारण से उनका अध्ययन भी हमें उसी प्रकार से करना चाहिए। तभी हम वातावरण के संदर्भ में मानव की गतिविधियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो मानव के द्वारा चूंकि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं, उन गतिविधियों के आधार पर ही मानव भूगोल को विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया है। और उन विभिन्न शाखाओं की हम बात करेंगे अब। तो मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं क्या क्या हो सकती हैं और उनमें
किन किन तथ्यों का अध्ययन प्रमुख रूप से शामिल है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो मानव भूगोल की शाखाओं में आता है वो आता है आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल में क्या है, मानव के द्वारा जितने भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं उन आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन इस मानव आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब मानव के द्वारा चाहे वो प्राथमिक गतिविधियां हो, चाहे वो द्वितीय गतिविधियां हो या तृतीयक हो या चतुर्थक हो, किसी भी प्रकार की गतिविधि की जाती है जो कि अपने जीवन यापन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, उनको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। अब इस आर्थिक भूगोल में भी चूंकि मानव के द्वारा विविध प्रकार की गतिविधियां शामिल की जाती हैं, तो उन विविध प्रकार की जो गतिविधियां की जाती हैं उसके आधार पर भी आर्थिक भूगोल को कई अलग अलग शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया है। जैसे कि हम बात करें, इसमें शामिल है, पहला है वो है कृषि भूगोल। अब नाम से स्पष्ट है कि इसमें मनुष्य की कृषि संबंधी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात अगर हम यहां पर करें वो आ गया औद्योगिक भूगोल। इस औद्योगिक भूगोल के भी नाम से स्पष्ट है, इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, मनुष्य की उद्योगों से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब इसके बाद में तीसरे प्रकार की यदि हम बात करें तो वो क्या चीज आ गई, परिवहन भूगोल। अब ये भी स्वतः ही स्पष्ट है कि इस परिवहन भूगोल में किसका अध्ययन होगा, परिवहन संबंधी गतिविधियों का। और परिवहन संबंधी गतिविधियां क्या हैं, इन दोनों के साथ भी तो जुड़ी हुई हैं। कृषि के साथ उद्योग जुड़े हुए हैं, उद्योग के साथ कृषि जुड़ी हुई है। वहीं इसी प्रकार आता है नेक्स्ट, वो आता है वाणिज्य भूगोल। यानी कि जितनी भी हमारी व्यापारिक गतिविधियां हैं वो व्यापारिक गतिविधियों का अध्ययन हम वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत करते हैं। देखा जाए तो ये चारों की चारों शाखाएं भी आपस में अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनको भी हम अलग अलग भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। तभी जाकर के हमारे अध्ययन के अंदर सूक्ष्मता आती है, हमारे पास विश्लेषणात्मक शक्ति उत्पन्न होती है, तभी हम इन शाखाओं के अंदर बांट करके विषय को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आर्थिक भूगोल भी अपने आप में अकेला नहीं है, मानव भूगोल की एक शाखा है आर्थिक भूगोल, और उस आर्थिक भूगोल को भी हमने इन विभिन्न शाखाओं के अंदर बांट करके उसका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें, दूसरी शाखा आती है, उसको हम कहते हैं जनसंख्या भूगोल। अब नाम से स्पष्ट है, इसमें किस बात का अध्ययन किया जाएगा, जनसंख्या संबंधी तथ्यों का। क्योंकि हम जानते हैं कि धरातल पर सभी भागों में समान रूप से जनसंख्या नहीं पाई जाती, वितरण समान रूप से नहीं है, घनत्व समान रूप से नहीं है, और जनसंख्या की सभी जो अन्य विशेषताएं हैं वो विशेषताएं भी समान रूप से नहीं है। तो इसके पीछे कारण क्या है, कहीं ना कहीं वातावरण उसको प्रभावित कर रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम जनसंख्या से संबंधित तथ्यों का सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें जनसंख्या भूगोल के रूप में ही अध्ययन करना होगा। इस रूप में ये मानव भूगोल की एक शाखा है, लेकिन ये अपने आप में भी अलग से एक छोटी शाखा के रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये सभी शाखाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन विषय वस्तु के अलग अलग होने के कारण से हम इनका अध्ययन भी अलग अलग प्रकार से ही अलग अलग भागों में बांट करके ही करते हैं। तीसरी जो मानव भूगोल की शाखा आती है उसको हम कहते हैं अधिवास भूगोल। अब अधिवास भूगोल क्या है, मनुष्य के रहने के लिए जो वो निर्मित जिस संरचना का निर्माण करता है उस संरचना को हम क्या कहेंगे, अधिवास कहते हैं। यहाँ अधिवास का अर्थ कोई एक मकान नहीं होता है, एक मकान से लेकर के ग्रहों की जो समूह होता है, यानी कि एक बस्ती जो होती है उसको भी हम अधिवास कहते हैं। अब अधिवास की अगर हम बात करें तो अधिवास भी तो दो प्रकार के हो जाते हैं, अधिवास भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ग्रामीण अधिवास, तो इस आधार पर जिस भूगोल की जिस शाखा में ग्रामीण अधिवासों का अध्ययन किया जाता है उसे हम ग्रामीण अधिवास भूगोल कहते हैं, और जिस शाखा में नगरीय अधिवास का अध्ययन किया जाता है उसे हम
नगरीय अधिवास भूगोल कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? वो ये हुआ कि अधिवास भूगोल को भी हमने दो शाखाओं में बांट रखा है, ग्रामीण अधिवास भूगोल और नगरीय अधिवास भूगोल। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो जो अगली जो मानव भूगोल की शाखा आती है उसको हम कहते हैं राजनीतिक भूगोल। अब इस राजनीतिक भूगोल के नाम से भी स्पष्ट है कि इस राजनीतिक भूगोल में किन बातों का अध्ययन किया जाएगा? विभिन्न राज्यों के मध्य जो संबंध हैं उन संबंधों के पीछे क्या भौगोलिक कारण होते हैं, विभिन्न देशों के मध्य जो संधियां होती हैं उनके पीछे क्या भौगोलिक कारक होते हैं, उसका अध्ययन इसमें किया जाएगा। या यूं हम कहें संक्षिप्त रूप के अंदर कि राजनीतिक घटनाओं का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किया जाने वाला अध्ययन राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत शामिल है। इसमें सीमाएं भी है, इसके साथ साथ चाहे और किसी भी प्रकार के विवाद होते हैं वो भी इसके अंतर्गत हैं। तो राजनीतिक भूगोल क्या है? राजनीतिक घटनाओं का भौगोलिक संदर्भों में किया जाने वाला अध्ययन है। तो इस रूप में ये चारों मिलकर के भी किसकी शाखाएं बन जाती हैं? मानव भूगोल की शाखाओं के रूप में जानी जाती हैं। इसी प्रकार से मानव भूगोल को और भी अन्य कई शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया है। चाहे वो अगर हम बात करें नेक्स्ट तो हम देखते हैं वो आता है सैन्य भूगोल। मानव भूगोल की इस शाखा में सैन्य गतिविधियों से संबंधित जो भी विश्लेषण होते हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि इस पर भी क्या है? प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव हमारे को दिखलाई देता है। तो अगर हम देखें तो मानव भूगोल के अंदर प्रमुख रूप से हम क्या बांट रहे हैं? मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं में आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल और सैन्य भूगोल, इन कुछ शाखाओं में हमने बांटा है। फिर इन शाखाओं को भी अन्य गौण शाखाओं के अंतर्गत भी बांटा है, जैसे आर्थिक भूगोल को कृषि भूगोल में, औद्योगिक भूगोल में, परिवहन भूगोल में और वाणिज्य भूगोल के साथ साथ उसी प्रकार अधिवास भूगोल में भी ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों के रूप में हमने इसके अंदर बात की है। तो मानव भूगोल की केवल यही शाखाएं नहीं हैं, अभी कई और भी अन्य शाखाएं हैं जिन पर हम हमारी अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।